नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने किम जोंग उन को चेतावनी दी कि अगर उत्तर कोरिया ने परमाणु हमला किया तो वो किम जोंग उन के शासन का अंत कर देंगे। यूक्रेन के बड़े हमले की आशंका के बीच रूस ने क्राइमिया के पास सुरक्षा कड़ी कर दी और अपने मिसाइल लॉन्चर तैनात कर दिए, जिससे क्राइमिया में बहुत बड़ी जंग के संकेत मिले। ताइवान ने ऐलान किया कि चीन की चेतावनियों की परवाह न करते हुए वो अगले महीने बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास करेगा। और चीन पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ को आतंकियों के सामने लाचार होने की वजह से कड़ी फटकार सहनी पड़ी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच किसी भी वक्त परमाणु जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि अमेरिका अपनी परमाणु पनडुब्बियों को दक्षिण कोरिया भेजने जा रहा है, जो किम जोंग उन पर किसी भी वक्त हमला कर सकती हैं। बाइडेन ने दो टूक बोल दिया है कि जिस दिन किम जोंग उन ने परमाणु हमला किया उस दिन उत्तर कोरिया का अंत हो जाएगा, क्योंकि इस बार बाइडेन किम को मनमानी नहीं करने देंगे। पिछले कुछ महीनों से उत्तर कोरिया लगातार मिसाइलों का टेस्ट करने का दावा कर रहा है। उसकी ओर से धड़ाधड़ तस्वीरें भी जारी की गई, जिन्होंने बाइडेन का दिमाग खराब कर दिया है। बाइडेन की बातों से लग रहा है कि इस बार वो उत्तर कोरिया को दुनिया के नक्शे से मिटाने के मूड में है, क्योंकि वो सिर्फ कह नहीं रहे हैं बल्कि उन्होंने इस दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है। बाइडेन ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की अमेरिका में मौजूदगी के दौरान ऐलान किया कि अगर किम ने परमाणु हथियार चलाया तो वो उत्तर कोरिया का नामो निशान मिटा डालेंगे और किम जोंग उन को उखाड़ फेंकेंगे, जिसकी तैयारी शुरू भी हो चुकी है, क्योंकि 80 के दशक के बाद ये पहला मौका होगा जब अमेरिका की परमाणु पनडुब्बियां कोरिया प्रायद्वीप पहुंचेंगी और किम जोंग उन को आंखों में आंखें डालकर चुनौती देंगी। और मुमकिन है कि ये पनडुब्बियां किम के देश को तहस नहस कर दें, उत्तर कोरिया का नाम दुनिया के नक्शे तक से मिटा डालें, क्योंकि बाइडेन का मूड बहुत खराब है। वरना वो 80 के दशक के बाद पहली बार परमाणु पनडुब्बियां कोरिया प्रायद्वीप में तैनात करने का ऐलान नहीं करते। अमेरिका ये पनडुब्बियां दक्षिण कोरिया की सुरक्षा के लिए तैनात करने वाला है, क्योंकि दक्षिण कोरिया के पड़ोस में उत्तर कोरिया बैठा है, जिसके शासक किम जोंग उन पर परमाणु बम गिराने की सनक सवार है। और वो दुनिया भर की सुरक्षा को दांव पे लगाकर धड़ाधड़ मिसाइलों का टेस्ट कर रहे हैं। और ये मिसाइलें मामूली मिसाइलें नहीं, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो परमाणु हमला कर सकती हैं। और किम जोंग उन ने पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक धड़ाधड़ मिसाइल टेस्ट किए। मार्च में तो उन्होंने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल का टेस्ट करने का दावा किया, जिसके बारे में उत्तर कोरिया के मीडिया ने ढोल पीट पीट कर दुनिया को बताया, क्योंकि इस बार उसने लिक्विड नहीं बल्कि सॉलिड ईंधन वाली मिसाइल का परीक्षण किया, जिसने 1000 किलोमीटर तक उड़ान भरी। ये मिसाइल लिक्विड ईंधन वाली मिसाइल से ज्यादा तेज हमला करती है। खबर आई कि इस दौरान जापान में हड़कंप मच गया और उसके उत्तरी इलाके से लोगों को निकाला जाने लगा, क्योंकि जापान उत्तर कोरिया से समुद्री सीमा साझा करता है। और अक्सर ये दावा किया जाता है कि किम ने जो मिसाइलें दागी वो जापान सागर में जाकर गिरी, यानी उत्तर कोरिया ने मिसाइल टेस्ट करके केवल दक्षिण कोरिया ही नहीं बल्कि जापान की नाक में भी दम कर रखा है। और इसीलिए बाइडेन ने तय किया कि इस बार अगर किम ने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो वो उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि दुनिया देखेगी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल अमेरिका के 6 दिन के दौरे पर है। पश्चिमी मीडिया का कहना है कि इस दौरान दोनों देशों ने कुछ कड़े फैसले लिए, जिसमें सबसे अहम फैसला दक्षिण कोरिया को परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियां देना है, जिनके बारे में पता चलते ही उत्तर कोरिया की नींद उड़ सकती है, क्योंकि किम कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहा है जिससे दुनिया को पता चले कि उत्तर कोरिया के पास एक नहीं बल्कि कई परमाणु हथियार हैं, जिनके दम पर किम दुनिया को अपनी उंगली पर नचाना चाहते हैं। कम से कम कोरिया प्रायद्वीप में तो वो कुछ यही करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए कभी फिल्मी अंदाज में तो कभी मीडिया के जरिए ये जताते रहते हैं कि वो दक्षिण कोरिया पर परमाणु अटैक कर सकते हैं। लेकिन इस बार दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने ठान लिया कि वो किम जोंग उन की अकल ठिकाने लगाकर रहेंगे। तभी उन्होंने बाइडेन से इस बारे में बात की, जिसके बाद बाइडेन ने ऐलान किया कि अगर किम ने कुछ गलत किया तो उनका अंत तक कर दिया जाएगा। by North Korea against the United States or its allies or partisans result in the end of whatever regime we're... यानी एशिया में अमेरिका और उत्तर कोरिया की जंग टलना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर किम ने परमाणु हथियार चलाया तो अमेरिका उसे नहीं बख्शेगा। बाइडेन और दक्षिण कोरिया को किम के इरादे इसलिए भी खतरनाक लगे क्योंकि उत्तर कोरिया ने इस साल 1-2 नहीं बल्कि 27 मिसाइलों का टेस्ट किया, जिनमें कई के वीडियो भी जारी किए गए। यही नहीं, उत्तर कोरिया ने अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन का भी परीक्षण किया। उत्तर कोरिया के मीडिया ने दावा किया कि टेस्ट से पहले अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन को समंदर में 260 से 490 फीट गहराई में 59 घंटे 12 मिनट तक रखा गया, जिसके बाद 21 से 23 मार्च के बीच इसका टेस्ट हुआ। उत्तर कोरिया के मीडिया ने दावा किया कि यह ड्रोन सुनामी ला सकता है, जिससे दूसरे देशों के बंदरगाह कुछ पलों में बर्बाद हो सकते हैं। यानी उत्तर कोरिया के पास दुनिया के एक बड़े हिस्से की बर्बादी का सामान है।
जिससे वो दुनिया को डरा रहा है। लेकिन अमेरिका ने तय कर लिया कि वो उत्तर कोरिया को उसी की भाषा में जवाब देगा और इस बार फुल एंड फाइनल फैसला करेगा, जिससे केवल उत्तर कोरिया का ही नहीं बल्कि चीन का दिमाग भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि एशिया में चीन और उत्तर कोरिया ने उत्पात मचा दिया। यही नहीं, बाइडेन के साउथ कोरिया को पनडुब्बी देने के फैसले पर चीन ने उत्तर कोरिया की तरफ से बोलना शुरू कर दिया। चीन ने बयान दिया कि अमेरिका का परमाणु पनडुब्बियों वाला फैसला उकसाने वाला है और इससे जंग हो सकती है और एशिया की शांति में खलल पड़ सकती है। यानी इस लड़ाई में चीन भी कूद पड़ा, जो अमेरिका का गुस्सा बढ़ा सकता है, क्योंकि बाइडेन तय कर चुके हैं कि अगर किम ने परमाणु हमला किया तो समझो उत्तर कोरिया खत्म और किम जोंग उन का अंत। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, रूस के विमानों की उड़ान ने एक बार फिर यूरोप और नेटो में खलबली मचा दी। एक तरफ बैरेंट्स सागर और नॉर्वेजियन सागर के ऊपर रूस के बॉम्बर उड़े, दूसरी तरफ बाल्टिक सागर में एक बार फिर रूस के 3 विमान देखे गए हैं, जिन्हें जर्मनी और ब्रिटेन ने खदेड़ दिया है। बैरेंट्स और नॉर्वेजियन सागर में रूस ने परमाणु बम गिराने की क्षमता रखने वाले अपने 2 TU-160 बॉम्बर यूरोप के बेहद पास उड़ाए हैं। TU-160 वही विमान है जिससे रूस यूक्रेन पर खूब वार कर रहा है और बैरेंट्स और नॉर्वेजियन ये दोनों समंदर नॉर्वे के पास हैं और नॉर्वे नेटो का सदस्य है। हालांकि रूस ने अपने विमान नॉर्वे की एयर स्पेस में नहीं घुसाए और वो इस उड़ान को रूटीन फ्लाइट भी बता रहा है। लेकिन यूक्रेन के युद्ध के बीच परमाणु बम दागने वाले बॉम्बर को नेटो देश के करीब उड़ाने के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि रूस के दोनों बॉम्बर उड़ान भरकर 2-4 मिनट में नहीं लौटे, बल्कि वो 14 घंटे से भी ज्यादा देर तक नॉर्वे के पास आसमान में उड़ते रहे। खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी और अपने विमानों की उड़ान का वीडियो भी जारी किया, जिसमें सुबह से रात तक रूस के TU-160 बॉम्बर आसमान में उड़ते नजर आए। उनके साथ साथ MiG-31 फाइटर जेट भी उड़ता दिखा। इस दौरान दोनों विमानों में उड़ान के बीच ईंधन भरने की प्रैक्टिस की गई। आसमान में विमान में तेल भरना बेहद मुश्किल काम होता है, लेकिन ये जंग के दौरान विमान की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि इससे हवाई जहाज को ईंधन खत्म होने पर मजबूरन लैंड नहीं करना पड़ता और वो देर तक और दूर तक उड़ पाता है। और TU-160 तो पहले ही बेहद ताकतवर विमान है। वो लंबी रेंज का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, मतलब कि वो दुश्मन पर भर भर कर बम बरसा सकता है, फिर चाहे टारगेट मीलों दूर ही क्यों ना हो। TU-160 2531 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हुए लगातार 12300 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। और तो और रूस के TU-160 को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी जंगी जहाज भी कहा जाता है। ऐसे में अगर रूस यूक्रेन की जंग के दौरान अपना इतना ताकतवर विमान, वो भी परमाणु बम दागने की ताकत से लैस विमान यूरोप के पास उड़ाएगा तो यूरोप में खलबली तो मचेगी ही। रूस ने बताया कि उसने अपने उत्तर पश्चिम में मौजूद बैरेंट्स सागर के ऊपर अपने बॉम्बर उड़ाए, लेकिन यूरोप की परेशानी यह है कि बैरेंट्स सागर के पास ही नॉर्वे है, जो कि यूरोप का देश तो है ही, वो रूस के दुश्मन नेटो का भी सदस्य है। फिर रूस ने यह भी कहा कि उसके बॉम्बरों ने नॉर्वेजियन सागर के ऊपर भी उड़ान भरी और नॉर्वेजियन सागर के तो बगल में ही नॉर्वे है। अब चाहे रूस अपने बॉम्बरों की उड़ान को रूटीन फ्लाइट बताए, उसे पहले से तय उड़ान बोले, लेकिन अपने करीब रूस के बॉम्बरों को देखकर यूरोप के तो कान खड़े हो गए, क्योंकि अभी 14 अप्रैल को भी रूस ने यहीं पर TU-160 बॉम्बर उड़ाए थे। इस बीच बाल्टिक सागर के ऊपर रूस के फाइटर जेट को देखकर ब्रिटेन और जर्मनी समेत कई देशों में हड़कंप मच गया। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन यूक्रेन की मदद करने वाले यूरोप के इन देशों को कई बार हमले की धमकी दे चुके हैं, जिसके लिए पुतिन की सेना वहां अक्सर युद्ध का अभ्यास भी करती है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस बार बाल्टिक सागर में रूस के एक साथ 3 खतरनाक फाइटर जेट दिखाई दिए, जिन्हें देखकर यूरोप के कई देशों की धड़कनें बढ़ गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के 2 सुखोई 27 और एक IL-20 जासूसी विमान ने बाल्टिक सागर के ऊपर एस्टोनिया के नजदीक उड़ान भरी। उस इलाके में एस्टोनिया के अलावा लातविया और लिथुआनिया भी मौजूद है, जहां रूस के लड़ाकू विमानों के पहुंचने की खबर से खलबली मच गई। लेकिन इन बाल्टिक देशों की परेशानी यह है कि इनके पास अपना कोई फाइटर जेट नहीं है। हालांकि दावा किया गया कि जैसे ही रूस के लड़ाकू विमानों की खबर नेटो देशों को मिली, तुरंत ब्रिटेन और जर्मनी एक्शन में आ गए। इन दोनों देशों के फाइटर जेट ने रूस के लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए उड़ान भर दी। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस मिशन पर ब्रिटेन का एक टाइफून फाइटर जेट और जर्मनी का एक लड़ाकू विमान भेजा गया। दावा है कि जर्मनी और ब्रिटेन के फाइटर जेट को देखते ही रूस के तीनों विमान वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि बाद में रूस ने ये दावा किया कि उसके लड़ाकू विमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा में उड़ान भर रहे थे। लेकिन नेटो को रूस पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि वो रूस के किसी भी कदम को हल्के में नहीं लेता। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही यूरोप के उन देशों पर भी खतरा मंडरा रहा है जो यूक्रेन के मददगार हैं। रूस कई बार ये खुलकर कह चुका है कि देर सवेर यूक्रेन के साथ खड़े देशों को मदद करने की कीमत चुकानी होगी। और इसी वजह से नेटो के सदस्य पोलैंड, रोमानिया और बाल्टिक देशों पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ रूसी सेना के लिए भी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है नेटो देशों का यूक्रेन को लगातार हथियार देना। ऐसे में माना जा रहा है कि पुतिन की बौखलाहट लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के साथ पोलैंड पर भी भारी पड़ सकती है। हालांकि पोलैंड में अमेरिका के सैनिक और कई लड़ाकू विमान तैनात हैं, तो लातविया में वो मिलिट्री ड्रिल करके रूस को चेतावनी देता है, जबकि एस्टोनिया में तो ब्रिटेन ने अपनी वायुसेना की फ्लीट ही तैनात कर रखी है।
लेकिन रूस भी उस इलाके में कमजोर नहीं है, क्योंकि बाल्टिक सागर के किनारे ही रूस की नौसेना का बड़ा अड्डा कलिनिनग्राड में है। माना जाता है कि परमाणु हमला करने में सक्षम रूस की कई पनडुब्बियां हर वक्त इस बेस पर तैनात रहती हैं। उधर जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर हुई बातचीत का रूस ने स्वागत किया। एक रोज पहले ही जेलेंस्की और शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई, जिस पर रूस की प्रतिक्रिया सामने आई। रूस ने दोनों के बीच हुई बातचीत पर खुशी जताई। रूस के मुताबिक वो जंग को खत्म करने के लिए की गई किसी भी पहल के साथ है। इससे पहले चीन के राष्ट्रपति ने पिछले महीने मॉस्को का भी दौरा किया था, जहां उन्होंने पुतिन से भी जंग के मुद्दे पर बात की थी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, यूक्रेन से कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें रूस की तरफ से यूक्रेन से बचने का तगड़ा बंदोबस्त नजर आ रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में जमीन पर कंक्रीट के लंबे चौड़े बैरिकेड और छिपकर वार करने के लिए बनाए गए गड्ढे नजर आ रहे हैं। बताया गया कि रूस ने रास्तों पर भारी भरकम चीजों का जाल भी बिछा दिया है, ताकि यूक्रेन की सेना को आगे बढ़ने से रोका जा सके। रूस यूक्रेन के उन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत रखने की कोशिश में है जहां उसका पलड़ा भारी है, जहां वो कब्जा जमा चुका है। इसलिए उसकी सबसे बड़ी तैयारी दक्षिणी यूक्रेन में क्राइमिया के आसपास देखने को मिली है, क्योंकि क्राइमिया पर पुतिन को रत्ती भर की सौदेबाजी मंजूर नहीं। वो पिछले साल ही साफ कर चुके हैं कि क्राइमिया सिर्फ और सिर्फ रूस का है, लेकिन यूक्रेन भी कसम खाए बैठा है कि वो पुतिन से अपनी जमीन का एक एक इंच वापस लेकर रहेगा। रक्षा विशेषज्ञ बीती सर्दियों से ही कह रहे हैं कि यूक्रेन वसंत के मौसम में बर्फ पिघलते ही रूस पर जबरदस्त पलटवार करेगा। इसके लिए उसके हजारों सैनिक ट्रेनिंग में जुटे हैं और अब सर्दियां खत्म हो चुकी हैं और यूक्रेन में बर्फ भी लगभग पिघल गई है। इसलिए रूस ने भी कमर कस ली और उसकी तैयारी की जो तस्वीर सामने आई, उसमें यूक्रेन के जापोरिजिया में एक बड़े से मैदान में रूस के 3 सुरक्षा घेरे बने दिखे। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को काफी टैंक दिए हैं और टैंक गड्ढे वाले रास्तों पर नहीं दौड़ पाते, इसलिए पहले घेरे में रूस ने 30 किलोमीटर तक इतने गहरे और चौड़े गड्ढे बनाए कि यूक्रेन के टैंक आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन अगर तब भी कुछ टैंक पहला घेरा पार कर लें तो फिर दूसरे घेरे में उनके लिए कंक्रीट के बैरिकेड रखे गए। रूस का पहला और दूसरा घेरा पार करने के चक्कर में यूक्रेन के टैंक और सैनिक आधे से भी कम रह जाएंगे और जब वो तीसरे घेरे में पहुंचेंगे तो वहां गड्ढों के अंदर छिपी बैठी रूस की सेना उन पर धावा बोल देगी। यानी रूस की तैयारी तगड़ी है और इतनी तगड़ी तैयारी एक दिन में या एक महीने में नहीं हुई है, बल्कि बताया गया कि रूस कम से कम 5 महीनों से यूक्रेन से निपटने की प्लानिंग में लगा है, क्योंकि तब रूस को यूक्रेन के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। बताया गया कि रूस की तैयारी पिछले साल नवंबर के बाद शुरू हुई थी। पिछले साल नवंबर में यूक्रेन की सेना ने दक्षिण में बसे खैरसोन पर इतना तगड़ा धावा बोला था कि रूस की सेना को बोरिया बिस्तर समेटकर वहां से भागना पड़ा था। रूस को तभी अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अपनी गलती से सीख ली और जीते हुए इलाकों को यूक्रेन से बचाने के इंतजाम करने शुरू कर दिए। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बुदनोव ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि रूस को भी पता है कि यूक्रेन उस पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इसलिए रूस के सैनिक अपनी जान बचाने के बंदोबस्त में लगे हैं और उनकी सबसे तगड़ी तैयारी यूक्रेन के दक्षिण में है, क्योंकि यूक्रेन का सबसे ज्यादा फोकस दक्षिण में ही है, खासतौर पर वहां के जापोरिजिया प्रांत में, क्योंकि एक तो जापोरिजिया में यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिससे यूक्रेन को बिजली मिला करती थी, लेकिन अब उस पर रूस का कब्जा है। दूसरी बात यह कि अगर दक्षिणी यूक्रेन को जेलेंस्की की फौज ने अपनी मुट्ठी में कर लिया तो क्राइमिया भी उसकी तोपों की रेंज में आ सकता है। यानी दक्षिणी यूक्रेन जेलेंस्की के लिए क्राइमिया में घुसने का रास्ता है और क्राइमिया यूक्रेन का वो हिस्सा है जिस पर पुतिन ने 2014 में ही कब्जा कर लिया था और तब से वहां पुतिन का ही राज है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी पिछले साल ऐलान कर दिया था कि यूक्रेन की जंग अब रूस से क्राइमिया जीतने के बाद ही खत्म होगी और फिर यूक्रेन के लिए क्राइमिया जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां ही रूस की नौसेना की ब्लैक सी फ्लीट का अड्डा है। बीते 14 महीने से वहां से मिसाइलें चला कर रूस ने यूक्रेन को पस्त कर दिया है। इसलिए जेलेंस्की के एडवाइजर ने भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक यूक्रेन को पूरा अधिकार है कि वो चाहे तो लुहांस्क, डोनेस्क, जापोरिजिया, खैरसोन और क्राइमिया की जमीन पर मौजूद हर चीज को तबाह कर सकता है। और ये पांचों वो इलाके हैं जिन पर कब्जा जमाकर वहां रेफरेंडम करवाकर रूस उन्हें अपना हिस्सा घोषित कर चुका है। लुहांस्क, डोनेस्क, जापोरिजिया और खैरसोन को तो रूस ने ताजा जंग के दौरान अपना इलाका बताया, लेकिन क्राइमिया की बात तो 9 साल पुरानी है। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने से पहले ही 2 टूक कह दिया था कि क्राइमिया सिर्फ और सिर्फ रूस का है और तो और उन्होंने धमकी तक दे दी थी कि क्राइमिया पर आंच आई तो वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यूक्रेन भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं। उसे अपने वो इलाके तो चाहिए ही जो अभी उसके हाथ से निकले, उसे क्राइमिया भी वापस चाहिए। यही वजह रही कि पुतिन ने क्राइमिया को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खबर है कि रूस ने क्राइमिया के पास अपनी कैलिबर मिसाइलों को एकदम कॉम्बैट रेडी पोजीशन में रखा है। मतलब यहां यूक्रेन ने हमला करने की सोची और वहां रूस की कैलिबर मिसाइलें यूक्रेन का सीना चीर कर रख देंगी। कैलिबर मिसाइल परमाणु बम दागने में माहिर है और रूस ने अपने जो 2 जंगी जहाज क्राइमिया के पास तैयार रखे हैं उन पर 12 कैलिबर मिसाइलें तैनात हैं।
लेकिन क्राइमिया के साथ रूस को ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट भी अपने हाथ से निकलने का डर सता रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना के हमले के डर से रूस ने न्यूक्लियर प्लांट को छावनी में तब्दील कर दिया है, जिसकी एक सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई, जिसमें पावर प्लांट की छत पर बंकर बने नजर आए। ये तस्वीर ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी की और दावा किया कि रूस को इस बात का डर सताने लगा है कि यूक्रेन जल्द ही ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कोई बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन की जंग पर नजर रख रहे अमेरिका के संगठन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की की सेना खैरसॉन के कई इलाकों में पकड़ मजबूत कर चुकी है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि यूक्रेन की सेना खैरसॉन के दक्षिण में मौजूद क्राइमिया पर हमला बोलेगी, लेकिन ज़ापोरिज़िया में रूस की तैयारियां कुछ और ही इशारा कर रही हैं, क्योंकि सामने आई सैटेलाइट तस्वीर में देखा जा सकता है कि रूस की सेना ने ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की छत पर रेत की बोरियां बिछा दी हैं ताकि दुश्मन के हमलों से बचते हुए उसके खिलाफ वार किया जा सके। क्योंकि दावा यह है कि ज़ेलेंस्की ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को किसी भी हालत में रूस के पंजे से निकालना चाहते हैं, जिसकी वजह यह है कि ज़ापोरिज़िया यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यूक्रेन की करीब 20% बिजली सप्लाई यहीं से होती है, जबकि जंग के शुरुआती दिनों से ही प्लांट पर रूस का कब्जा है और रूस की फौज यूक्रेन की सेना के खिलाफ इस प्लांट को अभेद्य किले की तरह इस्तेमाल कर रही है। वहां प्लांट में मौजूद रूसी सैनिक नीप्रो नदी को पार करके यूक्रेन की सेना के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं, खासतौर से निकोपोल इलाके में। ऐसे में अगर यूक्रेन की सेना ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को रूस के कब्जे से छुड़ाने में कामयाब होती है तो ये पुतिन की सेना पर बड़ी चोट साबित होगी। इधर पश्चिम बंगाल के कालियागंज में नाबालिग की रेप और हत्या के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस से जांच रिपोर्ट मांगी। इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी और तब तक पुलिस को रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। हाई कोर्ट ने जांच का पूरा ब्यौरा मांगा। पिछले हफ्ते कालियागंज में नाबालिग की हत्या के बाद कई इलाकों में हिंसा भड़क गई थी, जिसकी चपेट में थाने और कई पुलिस वाले भी आ गए थे। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि डोनेस्क प्रांत के अवदीवका शहर को जीतने के लिए पुतिन की सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस शहर को पुतिन किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए रूसी सेना अवदीवका में दिन रात रॉकेट और मिसाइलों की बारिश कर रही है। ऐसे हमले जिनसे यूक्रेन की सेना की कमर टूट जाए। बताया जा रहा है कि पुतिन की सेना के जोरदार हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, दावा है कि रूसी फौज के कहर से बचने के लिए इस शहर के कुछ हिस्से से यूक्रेन की सेना को पीछे हटना पड़ गया। आरोप है कि पुतिन की फौज आम लोगों को भी मौत बांट रही है। बताया गया कि रूस की सेना ने रिहायशी इलाकों में भी ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई, जिसकी वजह से लोग दहशत में आ गए। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूसी सेना के हमलों में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा और लोग भी भीषण हमले वाले इलाकों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक 18 अप्रैल को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अवदीवका शहर में सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बताया गया कि इसी के बाद पुतिन ने इस शहर पर कब्जा करने की जिद पकड़ ली। दावा है कि ज़ेलेंस्की के जाने के बाद रूसी सेना ने अवदीवका में बमों की बारिश करनी शुरू की, क्योंकि वो इस शहर को किसी भी कीमत पर अपनी मुट्ठी में करना चाहती है। क्योंकि ये शहर बखमुत से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर है। बखमुत के करीब 80% हिस्से पर पुतिन पहले ही कब्जे का दावा कर चुके हैं, लेकिन अब उनका पूरा जोर डोनेस्क प्रांत के अवदीवका शहर को जीतने पर है, क्योंकि अब तक इस जंग में पुतिन के हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा है। उनके सैनिक यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर ही कब्जा करने में कामयाब हो पाए हैं। अब क्योंकि ये शहर बखमुत के करीब है तो पुतिन की सेना इस पर जल्द से जल्द कब्जा करना चाहती है, इसीलिए रूस के जवान इस शहर पर रॉकेट बरसा रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिक भी रूस के हमलों का जवाब देने में लगे हैं, लेकिन खबर है कि रूसी सेना इतने भीषण हमले कर रही है कि उसका सामना कर पाना ज़ेलेंस्की के जवानों के लिए मुश्किल हो रहा है। उधर यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने खैरसॉन में रूसी सेना के 6 घातक ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक इस हमले में ड्रोन के अलावा रूस के कई सैनिक भी मारे गए, जिसका मतलब है कि खैरसॉन में ज़ेलेंस्की की सेना अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है, क्योंकि इससे पहले यह खबर सामने आई थी कि खैरसॉन प्रांत में यूक्रेन के सैनिकों ने कई जगहों पर अपने ठिकाने बना लिए हैं ताकि वो पुतिन की सेना को चारों तरफ से घेर कर हमला कर सकें। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक इसी कड़ी में ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस के 6 खतरनाक ड्रोन तबाह कर दिए। यूक्रेन की ये कार्रवाई पुतिन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। माना जा रहा है कि अगर यूक्रेन ने खैरसॉन को रूस से छीन लिया तो क्राइमिया भी पुतिन के हाथ से निकल सकता है, क्योंकि क्राइमिया तक जमीन का इकलौता रास्ता खैरसॉन से ही जाता है। और अगर ज़ेलेंस्की ने पूरे खैरसॉन को अपनी मुट्ठी में कर लिया तो उनकी नजर क्राइमिया पर भी टिक जाएगी, क्योंकि खैरसॉन को जीतते ही यूक्रेन की सेना को क्राइमिया में घुसने का रास्ता मिल जाएगा, जिसे बचाने के लिए पुतिन एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हालांकि क्राइमिया पहले यूक्रेन का ही हिस्सा था, लेकिन रूस ने 2014 में उस पर कब्जा कर लिया और तभी से वहां पुतिन का राज है। वहीं पिछले साल रूसी सेना ने सबसे पहले खैरसॉन पर ही कब्जा जमाने का दावा किया था, लेकिन मौजूदा वक्त में खैरसॉन के कई इलाके पुतिन के हाथ से निकल चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिक खैरसॉन के बाकी बचे इलाकों से भी जल्द ही रूसी सैनिकों को खदेड़ देंगे। इधर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए हमले के बाद नक्सलियों ने नारायणपुर में अलग अलग जगह पर सड़कें खोद डाली। इसके साथ ही उन्होंने सड़क किनारे लगे पेड़ काटकर रास्ते भी रोक दिए,
जिसके बाद ओरछा हाईवे पर गाड़ियों का आना जाना बंद करना पड़ा। बताया गया कि नक्सलियों ने हाईवे के पास गड्ढा खोदकर सड़कों को नुकसान पहुंचाया और वहां पत्थर डाल दिए। इसके बाद आशंका जताई गई कि जहां सड़कें खोदी गईं, वहां विस्फोटक भी हो सकता है। उधर रूस के एक मिग-31 विमान के क्रैश होने से भगदड़ मच गई। रूस की न्यूज एजेंसी टैस ने जानकारी दी कि विमान में अचानक आग लग गई और वो एक झील में गिर गया। लेकिन हादसे में मिग-31 विमान के पायलट को कुछ नहीं हुआ, ये दावा रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया। रूस में हुए इस विमान हादसे की तस्वीरें भी आईं, जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया, जिनमें आग की लपटों से घिरा मिग-31 आसमान से जमीन की ओर गिरता दिखा। अलग अलग एंगल से आई तस्वीरों से साफ था कि हादसा जबरदस्त था। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि विमान के पायलटों ने खुद को बचा लिया और वो सुरक्षित हैं। जिन लोगों ने हादसे का वीडियो बनाया, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने आसमान से 2 पैराशूट जमीन की ओर आते देखे। रूस की न्यूज एजेंसी टास ने यह भी बताया कि विमान एक झील में गिरा और उसके गिरने से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। रूस की न्यूज एजेंसी टैस ने जानकारी दी कि मिग-31 विमान हादसा वहां के मरमांस्क रीजन में हुआ। मरमांस्क रूस के कोला प्रायद्वीप का हिस्सा है और रूस के उत्तर पश्चिम में आर्कटिक रेखा स्थित है और इसी इलाके में रूस का लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। रूस की सेना इसकी जांच कर सकती है, क्योंकि मिग-31 विमान का क्रैश होना मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे तेज लड़ाकू विमानों में एक है। लंबी दूरी की मिसाइलें लेकर उड़ने वाले इस विमान ने यूक्रेन में जबरदस्त नुकसान पहुंचाया और जंग के दौरान ज़ेलेंस्की की सेना को खूब छकाया। रूस ये विमान ईरान को देने के बारे में भी सोच रहा है। उसकी सेना में भी 50 मिग-31 विमानों को मॉडिफाई किया जा रहा है और रूस का रक्षा मंत्रालय 2030 तक इन्हें इस्तेमाल करने का दावा कर रहा है। लेकिन मरमांस्क में एक मिग-31 के अचानक क्रैश होने से परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि रूस को चेक करना होगा कि वो मिग-31 का कितने लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कि उसे सारे के सारे मिग-31 2030 से पहले ही रिप्लेस करने पड़े। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के मारियोपोल में पिछले साल एक थिएटर को बम से उड़ाने वाले अपने उप रक्षा मंत्री की पुतिन ने छुट्टी कर दी। थिएटर पर हमले में 600 से ज्यादा लोग मारे गए थे और इसी वजह से रूस के उप रक्षा मंत्री मिखाइल मिजिंत्सेव को बुचर ऑफ मारियोपोल यानी मारियोपोल का कसाई तक कहा जाने लगा। मारियोपोल यूक्रेन का वो इलाका है जहां रूस की सेना ने जंग के शुरुआती दिनों में हमला बोला था और इसे अपने कब्जे में ले लिया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसी इलाके में सैन्य कमांडर रहते हुए मिखाइल मिजिंत्सेव ने भयंकर तबाही मचाई थी। पुतिन ने जंग के 14 महीनों बाद अपने उप रक्षा मंत्री मिखाइल मिजिंत्सेव को क्यों हटाया, इसकी ठोस वजह अब तक सामने नहीं आई, लेकिन बर्खास्त किए जाने के बाद उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो स्वीकार करते दिखे कि उन्होंने मारियोपोल में पिछले साल 93 निहत्थे लोगों को मार डाला था। इधर ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे भारतीयों को लेकर वायुसेना का दूसरा विमान मुंबई पहुंच गया। 246 भारतीयों को लेकर C-17 ग्लोबमास्टर विमान जिद्दा से रवाना हुआ था और जैसे ही वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंचा, लोग भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए। बताया गया कि अब तक सूडान से करीब 1250 भारतीयों को निकाला जा चुका है, जिनमें करीब 600 लोग भारत पहुंच गए। वहीं ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे बाकी भारतीयों को भी तेजी से निकाला जा रहा है। एक रोज पहले भी जद्दा से 360 भारतीयों को लेकर वायुसेना का विमान दिल्ली पहुंचा था। उधर अफ्रीकी देश सूडान सीज फायर में भी चल रहा है। वहाँ सेना और पैरामिलिट्री ग्रुप में चल रही लड़ाई के बीच 72 घंटे के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया, लेकिन इस दौरान भी दोनों गुट एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू दिखे। सूडान की राजधानी खर्तूम समेत देश के कई इलाके जंग का मैदान बने हुए हैं। शहर गोलीबारी और धमाकों की आवाजों से गूंज रहे हैं। सूडान पर राज करने के लिए RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस नाम का पैरामिलिट्री ग्रुप पिछले करीब 2 हफ्तों से वहां की सेना पर हमले कर रहा है, जिसका जवाब देने में सेना भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन इस लड़ाई के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो हैं सूडान के लोग, क्योंकि दोनों ओर से हो रही भीषण बमबारी की वजह से लोग अपने घरों में छिपने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहां रहने वाले विदेशी लोगों के हालात तो कुछ ज्यादा ही खराब हैं। उन्हें खाने पीने की चीजों के लिए भी जूझना पड़ रहा है और इसीलिए सूडान में 72 घंटे के सीज फायर का ऐलान किया गया, ताकि वहां फंसे विदेशी नागरिकों को निकाला जा सके। सीज फायर के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देशों ने वहां से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाए। भारत ने भी सूडान में फंसे अपने लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया, जिसके तहत करीब 1100 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। लेकिन सीज फायर खत्म होने से पहले ही सूडान में एक बार फिर लड़ाई शुरू हो गई, जबकि दावा है कि वहां अब भी भारी संख्या में विदेशी लोग फंसे हुए हैं और उनकी जान पर खतरा बना हुआ है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस लड़ाई में वहां अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इधर राजस्थान के कोटा में ईद की नमाज के दौरान हुई फायरिंग का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया, क्योंकि वायरल वीडियो में नमाज के लिए जुटी भीड़ में कुछ लोग गोलियां चलाते दिखे। नमाज के दौरान ही भीड़ में अलग अलग जगह मौजूद कुछ लोगों ने हथियार निकाले और फायरिंग की। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने भी कार्रवाई की। उस वीडियो का संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस उन हथियारों का पता लगाने में जुट गई जिनसे गोलियां चलाई गई थी।
उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि यूक्रेन ने पहली बार पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को जंग के मैदान में तैनात कर दिया। यह खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम उसे अमेरिका ने दिया है, जो अब युद्ध के मैदान में रूस के हमलों के सामने दीवार बनेंगे और रूस की मिसाइलों और ड्रोन हमलों का जवाब देंगे। पिछले साल अमेरिका ने यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का वादा किया था। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक उसका ये घातक हथियार अब यूक्रेन पहुंच चुका है और जंग के मैदान में लोहा लेने के लिए तैयार भी है। इसमें सतह से हवा में मार करने की गजब की ताकत है। इसके एक लॉन्चर में 4 मिसाइलें होती हैं, यानी एक बार में 4 मिसाइलों को दागा जा सकता है। ये इतना ताकतवर है कि उड़ते ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और हवाई जहाज को ढेर कर सकता है। लंबी रेंज का मिसाइल डिफेंस सिस्टम होने के कारण ये 160 किलोमीटर दूर तक दुश्मन की मिसाइलों को तबाह कर सकता है। मतलब ये कि इस घातक हथियार को युद्ध के मैदान में तैनात करके यूक्रेन ने पुतिन के लिए खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि पेट्रियट के रूप में जेलेंस्की की फौज को ऐसा ब्रह्मास्त्र मिल गया जो पुतिन की सेना को सबक सिखा सकता है और जंग के मैदान में बाजी पलट देने की ताकत रखता है। एक्सपर्ट का मानना है कि पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती के बाद रूस की मिसाइलों के हमलों में कमी आ सकती है। इतना ही नहीं, इसकी मदद से यूक्रेन रूस के ठिकानों को आसानी से टारगेट कर सकता है, यानी इसकी मदद से यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में बड़ी मदद मिलेगी। यही वजह थी कि यूक्रेन लंबे वक्त से अमेरिका से पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मांग कर रहा था। लेकिन अमेरिका ने अब जाकर यूक्रेन को यह मिसाइल सिस्टम दिया है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन की सेना के जवानों की एक टीम को मार्च में ही से चलाने की ट्रेनिंग भी दे चुका था। यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका के साथ ही जर्मनी और हॉलैंड ने भी पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खेप यूक्रेन भेजी है। इस बीच रूस में पुतिन के 2 करीबियों की मौत से हड़कंप मच गया, क्योंकि दोनों की एक ही दिन मौत हुई और दोनों का रिश्ता पुतिन की पार्टी से जुड़ा था। यूक्रेन जंग के बाद पुतिन के कई करीबियों की मौत की खबर आ चुकी है, जिनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि 20 है। या यूक्रेन जंग के बाद पुतिन के 20 करीबियों या यूं कहें कि रूस के 20 हाई प्रोफाइल लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें कई की मौत संदिग्ध थी। यही वजह रही कि पुतिन के 2 और खास लोगों निकोलाई बर्सोव और जशबेक उज़दनोव की मौत की खबर से रूस में हड़कंप मच गया। दावा किया गया कि 77 साल के निकोलाई बर्सोव की उनके घर में मौत हुई, जिसका कारण पता नहीं चल पाया, जबकि 57 साल के जशरबेक उज़दनोव की मौत लंबी बीमारी के बाद हुई। लेकिन इन दोनों नेताओं की मौत की वजह रूस की एक बड़ी आबादी के गले नहीं उतर रही, क्योंकि बर्सोव और उज़दनोव दोनों रूस के रईस लोगों में एक थे और बर्सोव का नाम तो रूस के 100 सबसे अमीर सरकारी कर्मचारियों में शामिल था। ये तक अटकलें लगी कि उन्होंने चोरी छिपे ब्रिटेन में रहने का अधिकार हासिल कर लिया था और वो रूस पर लगे पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से दबाव में थे। जशबेक उज़दनोव के बारे में कुछ ऐसा कहा गया जिसके बाद पुतिन के करीबियों की मौत का मामला एक बार फिर से हाईलाइट हो गया, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि रूस में जो यूक्रेन पर हमले का विरोध करता है उसकी जान चली जाती है, जिसका मतलब यह हुआ कि पश्चिमी देश इस मुद्दे को तूल देना चाहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें पुतिन पर उंगली उठाने का मौका मिल गया। कुछ दिन पहले रूस में एक संगीतकार की मौत की खबर आई थी और पश्चिमी मीडिया ने खबर चलाई कि रूस के संगीतकार ने पुतिन का विरोध करने वाला गाना बनाया था, जिसमें उसने यूक्रेन पर हमले की आलोचना की थी, जिसके बाद रूस के उस संगीतकार की नदी में डूबकर मौत हो गई थी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के इस संगीतकार ने पहले भी अपने गानों के जरिए पुतिन पर निशाना साधा था। यानी घुमा फिराकर यह कहा गया कि रूस में हो रही संदिग्ध मौतों का कनेक्शन पुतिन से है, क्योंकि यूक्रेन जंग के बाद पुतिन के कई करीबियों की मौत हुई और ये सभी लोग या तो पुतिन के बहुत खास थे या उनकी पार्टी यूनाइटेड रशिया पार्टी का हिस्सा थे। और इन सभी लोगों में किसी को जहर दिया गया, कोई खिड़की से गिरकर जान गंवा बैठा, तो किसी का शव पेड़ से लटका मिला और अब रूस के 2 और बड़े नेताओं की मौत की खबर आई। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिए एक बयान पर बीजेपी भड़क गई। खड़गे ने कर्नाटक के कलबुर्गी में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री पर हमला बोला और इसी दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर विवादास्पद बयान दे दिया। खड़गे के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करने में देरी नहीं की। शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेस के नेताओं को, देश से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान पर खेद जताया। खड़गे ने कहा कि उनका बयान पीएम के लिए नहीं बल्कि बीजेपी की विचारधारा के लिए था। इस बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी साफ किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे की लड़ाई बीजेपी की विचारधारा से है। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई, खड़गे साहब की लड़ाई नरेंद्र मोदी जी से व्यक्तिगत नहीं, हमारी लड़ाई भाजपा के दुराग्रह से है। उधर ब्रिटेन को भी खालिस्तान समर्थक पर चरमपंथियों से खतरा महसूस होने लगा है। ये दावा वहां पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की देखरेख में तैयार की गई द ब्लूम रिव्यू नाम की रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक खालिस्तान समर्थक चरमपंथी संगठन आने वाले दिनों में ब्रिटेन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं और इसी वजह से ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार चरमपंथी सिख संगठनों पर एक्शन की तैयारी में है। वहां की सुरक्षा एजेंसियां उन सिख संगठनों की पहचान करने में जुट गई हैं जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, क्योंकि पिछले महीने ही खालिस्तान समर्थकों ने यूके में भारतीय दूतावास को निशाना बनाया था।
और इस घटना के करीब एक महीने बाद द ब्लूम रिव्यू नाम की रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि खालिस्तान समर्थक चरमपंथी सिख संगठन आने वाले दिनों में ब्रिटेन के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। ये भी चेतावनी दी गई कि ये संगठन ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं और उनकी ये रणनीति ठीक इस्लामिक आतंकवादी संगठनों जैसी है। और इसी वजह से द ब्लूम रिव्यू रिपोर्ट में ब्रिटेन की सरकार को इन चरमपंथी सिख संगठनों से निपटने के लिए फौरन जरूरी कदम उठाने की नसीहत दी गई ताकि किसी भी कीमत पर इन चरमपंथी संगठनों की पहुंच ब्रिटेन की संसद तक ना हो सके। क्योंकि रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ये चरमपंथी संगठन ब्रिटिश सिखों का एक छोटा और बेहद आक्रामक ग्रुप है जो एक जातीय और राष्ट्रवादी एजेंडे को बढ़ावा दे रहा है। यही नहीं, चरमपंथी संगठनों पर सिखों के मुद्दे पर अलग राय रखने वालों को धमकी तक देने का आरोप है। द ब्लूम रिव्यू रिपोर्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि ये उन खालिस्तान समर्थकों की करतूतों को उजागर करती है जो यूके में भारतीय दूतावास में तोड़फोड़ में शामिल थे। इस घटना के बाद ब्रिटेन ने भारतीय अधिकारियों की सुरक्षा का भरोसा दिया था। बाद में ये मामला ब्रिटेन की संसद में भी उठा था जहां इन खालिस्तान समर्थक सिख संगठनों पर बैन लगाने की मांग की गई थी। इस बीच तालिबान पर लिखी गई एक किताब में दावा किया गया कि भारत से रिश्ते सुधारने से पहले तालिबान ने पाकिस्तान से इसकी मंजूरी ली थी। हालांकि माना जा रहा है कि यह भी पाकिस्तान ने अपने फायदे के लिए किया और तालिबान को भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की इजाजत इसलिए दी ताकि उसकी आर्थिक हालत सुधर सके। ये दावा वॉशिंगटन की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हसन अब्बास की किताब द रिटर्न ऑफ द तालिबान में किया गया, जिसके मुताबिक तालिबान के विदेश मंत्री ने भारत से दोस्ती करने से पहले पाकिस्तान के तब के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से परमिशन ली और उसके बाद ही काबुल में तालिबान ने फिर से दूतावास खोलने की भारत से अपील की। इस किताब के लेखक हसन अब्बास का दावा है कि पाकिस्तान ने ये सब अफगानिस्तान नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए किया, क्योंकि पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह से जानता था कि एशिया में भारत के अलावा कोई और देश अफगानिस्तान की मदद नहीं करेगा और अगर भारत से तालिबान की दोस्ती हो गई तो फिर बाकी देशों से अच्छे संबंध बनाने में उसे आसानी होगी और उसे इन देशों से आर्थिक मदद मिलेगी। क्योंकि जब अफगानिस्तान को खाली कर अमेरिकी सैनिक लौटे तो वहां तालिबान ने कब्जा कर लिया, लेकिन उनके पास देश चलाने लायक पैसे ही नहीं थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान उनकी मदद करने की हालत में नहीं था क्योंकि वो खुद का पेट ही चीन के दिए कर्ज से भर रहा था। इसीलिए उसने तालिबान को भारत से दोस्ती करके आर्थिक मदद मांगने की सलाह दी। हसन अब्बास ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान इन पैसों से आतंकी संगठनों की भी मदद करना चाहता था, मतलब इससे आतंकियों को फंड भी मिल जाता और पाकिस्तान पर कोई आरोप भी नहीं लगते। इसलिए उसने तालिबान को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। इधर आबकारी घोटाला केस में मनीष सिसोदिया को कोर्ट से झटका लगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी, यानी मनीष सिसोदिया को अभी जेल में ही रहना होगा। जिस मामले में उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई उसकी जांच सीबीआई कर रही है। एक दिन पहले ईडी वाले मामले में उनकी जमानत पर इसी अदालत में फैसला टल गया था। हालांकि 28 अप्रैल को उनकी जमानत पर फैसला आ सकता है। उधर रूस ने जारी जंग के बीच यूक्रेन और अमेरिका हथियारों की सप्लाई के मुद्दे पर आपस में भिड़ गए। बात यहां तक पहुंच गई कि जेलेंस्की के सलाहकार ने अमेरिकी सेना के एक बड़े अधिकारी के दावे को भी खारिज कर दिया और दो टूक कह दिया कि हथियारों की सप्लाई पर जो दावे अमेरिका कर रहा है वो सरासर गलत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोतोलियाक के मुताबिक उनकी सेना कई इलाकों में हथियारों की भारी कमी से जूझ रही है, जिसका फायदा रूसी फौज को मिल रहा है। हालांकि अमेरिकी सेना के एक जनरल ने यह दावा किया था कि यूक्रेन को जितने भी हथियार और गोला बारूद देने का वादा किया गया था उनमें 98% की सप्लाई की जा चुकी है। लेकिन जेलेंस्की के सलाहकार का साफ कहना है कि यह आंकड़ा बहुत ज्यादा बताया जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन की सेना के पास अब भी बमों और गोलियों की भारी कमी है। इस बीच यूरोप के देश स्वीडन की एक सैटेलाइट उसके पड़ोसी देश नॉर्वे में जा गिरी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक लॉन्च के बाद उस सैटेलाइट को करीब 250 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया, जहां आसमान में कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। लेकिन सैटेलाइट को लॉन्च करने वाली एजेंसी स्वीडिश स्पेस कॉर्पोरेशन के मुताबिक एक्सपेरिमेंट के दौरान ही अचानक सैटेलाइट में खराबी आ गई, जिसके बाद वो आसमान से गिरने लगी और स्वीडन के पड़ोसी देश नॉर्वे की सीमा में करीब 15 किलोमीटर अंदर जा गिरी। हालांकि गनीमत यह रही कि सैटेलाइट आबादी वाली बस्तियों से दूर पहाड़ी इलाके मालसेल्व में गिरी, जिसकी वजह से इस हादसे में कोई भी घायल नहीं हुआ। स्वीडिश स्पेस कॉर्पोरेशन के मुताबिक इस घटना की सूचना फौरन नॉर्वे को दे दी गई ताकि सैटेलाइट के मलबे को स्वीडन लाकर हादसे की वजह की जांच की जा सके। इधर महाराष्ट्र के नासिक से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने कई लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। घटना उस वक्त हुई जब वो लोग सड़क से गुजर रहे थे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल उन लोगों को उड़ाती चली गई। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें सड़क किनारे कई लोग जाते दिखाई दिए। इसी दौरान 3 लोग साथ साथ चलते नजर आए। तभी उस तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद का परमाणु पनडुब्बियों वाला फैसला उकसाने वाला है और इससे जंग हो सकती है और एशिया की शांति में खलल पड़ सकती है। यानी इस लड़ाई में चीन भी कूद पड़ा।
जो अमेरिका का गुस्सा बढ़ा सकता है, क्योंकि बाइडन तय कर चुके हैं कि अगर किम ने परमाणु हमला किया तो समझो उत्तर कोरिया खत्म और किम जोंग उन का अंत। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस के विमानों की उड़ान ने एक बार फिर यूरोप और नेटो में खलबली मचा दी। एक तरफ बैरेंट्स सागर और नॉर्वेजियन सागर के ऊपर रूस के बॉम्बर उड़े, दूसरी तरफ बाल्टिक सागर में एक बार फिर रूस के 3 विमान देखे गए हैं, जिन्हें जर्मनी और ब्रिटेन ने खदेड़ दिया है। बैरेंट्स और नॉर्वेजियन सागर में रूस ने परमाणु बम गिराने की क्षमता रखने वाले अपने 2 TU-160 बॉम्बर यूरोप के बेहद पास उड़ाए हैं। TU-160 वही विमान है जिससे रूस यूक्रेन पर खूब वार कर रहा है, और बैरेंट्स और नॉर्वेजियन ये दोनों समंदर नॉर्वे के पास हैं और नॉर्वे नेटो का सदस्य है। हालांकि रूस ने अपने विमान नॉर्वे की एयर स्पेस में नहीं घुसाए और वो इस उड़ान को रूटीन फ्लाइट भी बता रहा है, लेकिन यूक्रेन के युद्ध के बीच परमाणु बम दागने वाले बॉम्बर को नेटो देश के करीब उड़ाने के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि रूस के दोनों बॉम्बर उड़ान भरकर 2-4 मिनट में नहीं लौटे, बल्कि वो 14 घंटे से भी ज्यादा देर तक नॉर्वे के पास आसमान में उड़ते रहे। खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी और अपने विमानों की उड़ान का वीडियो भी जारी किया, जिसमें सुबह से रात तक रूस के TU-160 बॉम्बर आसमान में उड़ते नजर आए। उनके साथ साथ MiG-31 फाइटर जेट भी उड़ता दिखा। इस दौरान दोनों विमानों में उड़ान के बीच ईंधन भरने की प्रैक्टिस की गई। आसमान में विमान में तेल भरना बेहद मुश्किल काम होता है, लेकिन ये जंग के दौरान विमान की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि इससे हवाई जहाज को ईंधन खत्म होने पर मजबूरन लैंड नहीं करना पड़ता और वो देर तक और दूर तक उड़ पाता है। और TU-160 तो पहले ही बेहद ताकतवर विमान है। वो लंबी रेंज का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, मतलब कि वो दुश्मन पर भर भर कर बम बरसा सकता है, फिर चाहे टारगेट मीलों दूर ही क्यों ना हो। TU-160 2531 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हुए लगातार 12300 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। और तो और रूस के TU-160 को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी जंगी जहाज भी कहा जाता है। ऐसे में अगर रूस यूक्रेन की जंग के दौरान अपना इतना ताकतवर विमान, वो भी परमाणु बम दागने की ताकत से लैस विमान यूरोप के पास उड़ाएगा तो यूरोप में खलबली तो मचेगी ही। रूस ने बताया कि उसने अपने उत्तर पश्चिम में मौजूद बैरेंट्स सागर के ऊपर अपने बॉम्बर उड़ाए, लेकिन यूरोप की परेशानी यह है कि बैरेंट्स सागर के पास ही नॉर्वे है, जो कि यूरोप का देश तो है ही, वो रूस के दुश्मन नेटो का भी सदस्य है। फिर रूस ने यह भी कहा कि उसके बॉम्बरों ने नॉर्वेजियन सागर के ऊपर भी उड़ान भरी, और नॉर्वेजियन सागर के तो बगल में ही नॉर्वे है। अब चाहे रूस अपने बॉम्बरों की उड़ान को रूटीन फ्लाइट बताए, उसे पहले से तय उड़ान बोले, लेकिन अपने करीब रूस के बॉम्बरों को देखकर यूरोप के तो कान खड़े हो गए, क्योंकि अभी 14 अप्रैल को भी रूस ने यहीं पर TU-160 बॉम्बर उड़ाए थे। इस बीच बाल्टिक सागर के ऊपर रूस के फाइटर जेट को देखकर ब्रिटेन और जर्मनी समेत कई देशों में हड़कंप मच गया। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन यूक्रेन की मदद करने वाले यूरोप के इन देशों को कई बार हमले की धमकी दे चुके हैं, जिसके लिए पुतिन की सेना वहां अक्सर युद्ध का अभ्यास भी करती है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस बार बाल्टिक सागर में रूस के एक साथ 3 खतरनाक फाइटर जेट दिखाई दिए, जिन्हें देखकर यूरोप के कई देशों की धड़कनें बढ़ गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के 2 सुखोई 27 और 1 IL-20 जासूसी विमान ने बाल्टिक सागर के ऊपर एस्टोनिया के नजदीक उड़ान भरी। उस इलाके में एस्टोनिया के अलावा लातविया और लिथुआनिया भी मौजूद है, जहां रूस के लड़ाकू विमानों के पहुंचने की खबर से खलबली मच गई। लेकिन इन बाल्टिक देशों की परेशानी यह है कि इनके पास अपना कोई फाइटर जेट नहीं है। हालांकि दावा किया गया कि जैसे ही रूस के लड़ाकू विमानों की खबर नेटो देशों को मिली, तुरंत ब्रिटेन और जर्मनी एक्शन में आ गए। इन दोनों देशों के फाइटर जेट ने रूस के लड़ाकू विमानों को खदेड़ने के लिए उड़ान भर दी। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस मिशन पर ब्रिटेन का एक टाइफून फाइटर जेट और जर्मनी का एक लड़ाकू विमान भेजा गया। दावा है कि जर्मनी और ब्रिटेन के फाइटर जेट को देखते ही रूस के तीनों विमान वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि बाद में रूस ने यह दावा किया कि उसके लड़ाकू विमान अंतर्राष्ट्रीय सीमा में उड़ान भर रहे थे। लेकिन नेटो को रूस पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि वो रूस के किसी भी कदम को हल्के में नहीं लेता। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही यूरोप के उन देशों पर भी खतरा मंडरा रहा है जो यूक्रेन के मददगार हैं। रूस कई बार ये खुलकर कह चुका है कि देर सवेर यूक्रेन के साथ खड़े देशों को मदद करने की कीमत चुकानी होगी। और इसी वजह से नेटो के सदस्य पोलैंड, रोमानिया और बाल्टिक देशों पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ रूसी सेना के लिए भी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है नेटो देशों का यूक्रेन को लगातार हथियार देना। ऐसे में माना जा रहा है कि पुतिन की बौखलाहट लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के साथ पोलैंड पर भी भारी पड़ सकती है। हालांकि पोलैंड में अमेरिका के सैनिक और कई लड़ाकू विमान तैनात हैं, तो लातविया में वो मिलिट्री ड्रिल करके रूस को चेतावनी देता है, जबकि एस्टोनिया में तो ब्रिटेन ने अपनी वायुसेना की फ्लीट ही तैनात कर रखी है। लेकिन रूस भी उस इलाके में कमजोर नहीं है, क्योंकि बाल्टिक सागर के किनारे ही रूस की नौसेना का बड़ा अड्डा कलिनिनग्राद में है। माना जाता है कि परमाणु हमला करने में सक्षम रूस की कई पनडुब्बियां हर वक्त इस बेस पर तैनात रहती हैं। उधर जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर हुई बातचीत का रूस ने स्वागत किया। एक रोज पहले ही जेलेंस्की और शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई।
जिस पर रूस की प्रतिक्रिया सामने आई। रूस ने दोनों के बीच हुई बातचीत पर खुशी जताई। रूस के मुताबिक वो जंग को खत्म करने के लिए की गई किसी भी पहल के साथ है। इससे पहले चीन के राष्ट्रपति ने पिछले महीने मॉस्को का भी दौरा किया था, जहां उन्होंने पुतिन से भी जंग के मुद्दे पर बात की थी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, यूक्रेन से कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें रूस की तरफ से यूक्रेन से बचने का तगड़ा बंदोबस्त नजर आ रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में जमीन पर कंक्रीट के लंबे चौड़े बैरिकेड और छिपकर वार करने के लिए बनाए गए गड्ढे नजर आ रहे हैं। बताया गया कि रूस ने रास्तों पर भारी भरकम चीजों का जाल भी बिछा दिया है, ताकि यूक्रेन की सेना को आगे बढ़ने से रोका जा सके। रूस यूक्रेन के उन इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत रखने की कोशिश में है जहां उसका पलड़ा भारी है, जहां वो कब्जा जमा चुका है। इसलिए उसकी सबसे बड़ी तैयारी दक्षिणी यूक्रेन में क्राइमिया के आसपास देखने को मिली है, क्योंकि क्राइमिया पर पुतिन को रत्ती भर की सौदेबाजी मंजूर नहीं। वो पिछले साल ही साफ कर चुके हैं कि क्राइमिया सिर्फ और सिर्फ रूस का है, लेकिन यूक्रेन भी कसम खाए बैठा है कि वो पुतिन से अपनी जमीन का एक एक इंच वापस लेकर रहेगा। रक्षा विशेषज्ञ बीती सर्दियों से ही कह रहे हैं कि यूक्रेन वसंत के मौसम में बर्फ पिघलते ही रूस पर जबरदस्त पलटवार करेगा। इसके लिए उसके हजारों सैनिक ट्रेनिंग में जुटे हैं और अब सर्दियां। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का डर सताने लगा है। 20 अप्रैल को आतंकियों ने सेना के एक ट्रक को ग्रेनेड से निशाना बनाया था, जिसमें 5 जवानों की मौत हो गई थी। इस आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान सहमा हुआ है। वो इस बात से खौफ में है कि भारत उस पर कभी भी हमला कर सकता है। ये कहना किसी और का नहीं, बल्कि भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके अब्दुल बासित का है। 20 अप्रैल को पुंछ आतंकी हमले के बाद अब्दुल बासित ने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने ये आशंका जताई कि पाकिस्तान पर भारत के जवाबी हमले का डर मंडरा रहा है, जो कभी भी हो सकता है। अब्दुल बासित ने इस बात का भी जिक्र किया कि पाकिस्तान पर भारत सर्जिकल स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक कर सकता है। मतलब पाकिस्तान इस बात से खौफ में है कि पुंछ आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत उसके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकता है। हालांकि अब्दुल बासित ने यह भी कहा कि भारत हमला करने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि भारत में इस साल SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक होनी है। इसके अलावा भारत G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। इसी वजह से अब्दुल बासित ने यह दावा किया कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। हालांकि अपने वीडियो में उन्होंने ये भी आशंका जताई कि अगले साल भारत में लोकसभा चुनाव के दौरान या फिर चुनाव से ठीक पहले भारत पाकिस्तान पर दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। मतलब पुंछ आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से घबराया हुआ है और उसे ये डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उधर आतंकी संगठन TJP यानी तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान ने यह दावा किया कि पाकिस्तान की सेना में उसके जासूस मौजूद हैं, जिनकी मदद से ही उसने 2 दिन पहले पाकिस्तान के स्वात में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के दफ्तर में धमाका किया था, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ये धमाका इतना जोरदार था कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई थी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसे आतंकी हमला बताया था, लेकिन पाकिस्तान के सुरक्षा बल ने इसे आतंकी हमला मानने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद आतंकी संगठन TJP यानी तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इसके 2 दिन बाद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार ने हमले की जांच के आदेश दे दिए और अब एक बार फिर TJP ने एक बयान जारी कर यह दावा किया कि उसके जासूस पाकिस्तानी सेना में मौजूद हैं, जो लगातार उसे पाकिस्तान की सेना की हर छोटी बड़ी जानकारी पहुंचा रहे हैं। आतंकी संगठन TJP के इस दावे के बाद शहबाज शरीफ सरकार के साथ साथ पाकिस्तानी सेना की भी नींद उड़ गई, क्योंकि ये आतंकी संगठन TTP की तरह ही पाकिस्तान के सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बना रहा है। TJP का मकसद भी TTP की तरह पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करवाना और शहबाज शरीफ सरकार को उखाड़ फेंकना है। और माना जा रहा है कि अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए उसने पाकिस्तानी सेना में अपने जासूस बिठा दिए। हालांकि TJP के इस दावे के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इसकी जांच शुरू कर दी। पाकिस्तान की परेशानी यह है कि उसके पास इस आतंकी संगठन की ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि TJP इस साल की शुरुआत में ही नए आतंकी संगठन के तौर पर सामने आया है और इसने कुछ ही हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस संगठन का ना तो कोई आतंकी पकड़ा गया है और ना ही इसके आतंकियों को पाकिस्तान के सुरक्षा बल ने किसी मुठभेड़ में मार गिराया है। मतलब पाकिस्तान को आतंकी संगठन TJP के बारे में कुछ खास पता नहीं है और इसीलिए पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को TJP से मुकाबले के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। TJP का दावा है कि उसके संगठन में सैकड़ों लड़ाकों के अलावा बड़ी संख्या में आत्मघाती हमलावर भी मौजूद हैं, जो एक इशारे पर पाकिस्तान की पुलिस और सुरक्षा बलों पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। यही नहीं, दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह आतंकी संगठन पाकिस्तानी सुरक्षा बल पर बड़े हमले की तैयारी में है। मतलब पाकिस्तान के सामने आतंकी संगठन TTP के साथ साथ अब TJP से भी पार पाने की बड़ी चुनौती है। इधर महाराष्ट्र के नासिक से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने कई लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। घटना उस वक्त हुई जब वो लोग सड़क से गुजर रहे थे।
तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार मोटरसाइकिल उन लोगों को उड़ाती चली गई। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें सड़क किनारे कई लोग जाते दिखाई दिए। इसी दौरान 3 लोग साथ साथ चलते नजर आए। तभी उस तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वो उछलकर काफी दूर जा गिरे, जबकि मोटरसाइकिल सड़क किनारे जा पहुंची। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते कई लोग इकट्ठा हो गए। वहां मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। चीन के दौरे पर गए पाकिस्तान के सेना प्रमुख को वहां डांट पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों को नहीं रोक पा रहा और वो खुलेआम पाकिस्तान की सरकार को धमका रहे हैं। 2 दिन पहले आईएसकेपी ने पाकिस्तान को धमकी दी थी और सीपीईसी प्रोजेक्ट रोकने को कहा था। उन्होंने चीन के नागरिकों पर हमला करने की भी धमकी दी थी। खबर है कि इसी बारे में मुनीर और शहबाज शरीफ को डांट खानी पड़ी, क्योंकि आतंकी संगठन आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने पाकिस्तान को धमकी दी थी, जिसने वहां के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ की वजीयत करवा दी और पाकिस्तान फंस गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ऐसे समय में चीन के दौरे पर हैं जब चीन और अमेरिका में जबरदस्त टेंशन है और आसिम मुनीर इसी टेंशन का फायदा उठाने चीन पहुंच गए, जिससे अमेरिका नाराज हो गया। लेकिन असली पेच तब फंसा जब मुनीर को चीन में रहते हुए चीन की नाराजगी भी झेलनी पड़ी, क्योंकि आतंकी संगठन आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने वीडियो जारी करके पाकिस्तान की सरकार और सेना को धमकी दी। 21 मिनट के वीडियो में आतंकियों ने साफ कर दिया कि वो चीन के नागरिकों को निशाना बनाएंगे और सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम नहीं होने देंगे, जिसके बाद चीन तमतमा गया और खबर आई कि चीन ने बीजिंग में मौजूद आसिम मुनीर को जमकर लताड़ा और साफ कर दिया पाकिस्तान में मौजूद चीन के नागरिकों को खरोंच तक नहीं आनी चाहिए। यही नहीं, चीन ने भी ये बोल दिया कि सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी आंच नहीं आनी चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की शामत आ जाएगी। आसिम मुनीर चीन गए थे मदद लाने, लेकिन वहां उनकी बेइज्जती हो गई और पैसों और हथियार की जगह उन्हें चीन की डांट मिली। हद तो तब हो गई जब आईएसकेपी की धमकी से भड़के चीन ने शहबाज शरीफ को फटकार लगा दी। खबर है कि चीन के प्रधानमंत्री ने खुद शहबाज शरीफ को फोन किया और चीन के नागरिकों की सुरक्षा और सीपीईसी के काम में देरी के मुद्दे पर भड़क गए। सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान से चीन के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक बन रहा है, जिसके तहत चीन के शिनजियांग से पाकिस्तान के ग्वादर तक रेल लाइन और सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। लेकिन कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान के पास इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पैसे ही नहीं है। वो चीन के कर्ज तले दबा हुआ है और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए चीन से दोबारा कर्ज मांग रहा है, जिसके लिए पहले आईएसआई चीफ और फिर आसिम मुनीर चीन पहुंचे। पाकिस्तान को जैसे ही लगा कि अब उसकी दाल गलने वाली है, आईएसकेपी की धमकी ने उसका खेल बिगाड़ दिया, क्योंकि उसने पाकिस्तान की सरकार को ही नहीं, पाकिस्तान में चीन के बढ़ते दखल को भी निशाने पर लिया। या यूं कहें कि पाकिस्तान में आतंक फैलाने वाले आतंकी चीन से चिढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां की सरकार और सेना चीन के दम पर उछलती है और इसीलिए उन्होंने ऐसे समय में वीडियो जारी किया कि पाकिस्तान की चीन के सामने नाक कट जाए। लेकिन उनकी धमकी ने पाकिस्तान का डबल नुकसान कर दिया, क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों नाराज हो गए और पाकिस्तान न घर का रहा न घाट का। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में सड़क पर नमाज पढ़ने के मामले में केस दर्ज किया गया। वहां 22 अप्रैल यानी ईद के दिन सड़क पर नमाज पढ़ी गई थी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सैकड़ों की भीड़ सड़क पर नमाज पढ़ते और एक दूसरे से गले मिलते नजर आई। बताया गया कि ये वीडियो कानपुर में बेगमपुरवा ईदगाह के बाहर का है, जिसके बाद इस मामले में ईदगाह कमेटी के सदस्यों समेत 50 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। इस बीच कोलकाता के पास हावड़ा में रामनवमी में हुई हिंसा की जांच केंद्र की एजेंसी एनआईए करेगी। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया, जिसके बाद अब इस केस की फाइल, सीसीटीवी फुटेज और सभी सबूत एनआईए को सौंप दिए जाएंगे, जिसके लिए अदालत ने बंगाल पुलिस को 2 हफ्ते का वक्त दिया। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एनआईए जांच का आदेश दिया। उधर अपने दुश्मन ईरान के खिलाफ यूरोप को अपने पाले में लाने के लिए इजरायल के विदेश मंत्री स्पेन पहुंच गए। ईरान और इजरायल में जंग के आसार काफी ज्यादा हैं। ऐसे में युद्ध छिड़ने से पहले इजरायल ईरान के खिलाफ खेमेबंदी में जुटा है और यूरोप में तो पहले ही ईरान के खिलाफ माहौल है, इसलिए इजरायल मौके का फायदा उठाने में लगा है। स्पेन से इजरायल के अच्छे रिश्ते हैं और अभी स्पेन यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता भी संभाल रहा है, इसलिए इजरायल के विदेश मंत्री स्पेन के दौरे पर पहुंच गए। इजरायल की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इस महीने की शुरुआत में चेतावनी दी थी कि रमजान का महीना खत्म होने के बाद इजरायल की जंग शुरू हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान की हिम्मत काफी बढ़ गई है। यही वजह कि इजरायल ईरान के पड़ोसियों को भी साधने में लगा है। पिछले हफ्ते ही इजरायल के विदेश मंत्री पहले अजरबैजान और फिर वहां से तुर्कमेनिस्तान गए थे। ये दोनों ही देश ईरान के पड़ोसी हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पुतिन का सुलह कराने वाला प्लान काम नहीं आया, जिसके बाद वहां दोनों देशों के बीच दोस्ती कराने की जिम्मेदारी उन्हें एक नए अधिकारी को देनी पड़ी, जो रूसी राष्ट्रपति पुतिन के करीबी बताए जाते हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के मसले को सुलझाने के लिए पुतिन ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। लेकिन दोनों देशों के बीच समझौता होने के बजाय हर दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि पुतिन ने 2020 से वहां मौजूद अपने शांति दूत को वापस बुलाने का फैसला लिया
और उनकी जगह एक नए अधिकारी को यह काम सौंप दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने जिस नए अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी वो रूस की सेना के डिप्टी कमांडर हैं और पुतिन को भरोसा है कि जनरल अलेक्जेंडर लिसोव उनका यह काम पूरा कर देंगे। असल में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख को लेकर कई साल से तलवारें खिंची हैं, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यह इलाका मुस्लिम बहुल देश अजरबैजान के हिस्से आया, जबकि यहाँ रहने वाली ज्यादातर आबादी ईसाई है और वो आर्मेनिया का हिस्सा बनना चाहती थी, जिसके लिए बाकायदा वहां की संसद में वोटिंग भी हुई। पर अजरबैजान ने वहां भड़के आंदोलनों को जैसे ही दबाने की कोशिश की, दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया, जिसका असर यह हुआ कि कई सालों से ये दोनों देश एक दूसरे से आए दिन उलझते आ रहे हैं। हालांकि पुतिन ने इन दोनों के बीच सुलह कराने की कसम खाई है और इसी के लिए उन्होंने अपनी सेना के डिप्टी कमांडर को वहां शांति समझौता कराने के लिए भेज दिया। उधर अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में दिवाली के दिन सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। पेंसिल्वेनिया के सेनेटर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और बताया कि अमेरिका के राज्य पेंसिल्वेनिया ने हिंदू त्योहार दिवाली को नेशनल हॉलिडे घोषित कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंसिल्वेनिया में 2 लाख से ज्यादा दक्षिण एशिया के लोग रहते हैं जो वहां दिवाली के त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से पेंसिल्वेनिया में दिवाली के दिन सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया। इस बीच भारतीय मूल के तंगराजू को सिंगापुर में फांसी पर लटका दिया गया। गांजे की तस्करी के मामले में कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी और इसी सजा को खत्म करने के लिए उसने सिंगापुर की राष्ट्रपति हलीमा याकूब से गुहार लगाई थी, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद तंगराजू को फांसी की सजा दे दी गई। बताया गया कि सिंगापुर में तंगराजू सुपैया पर साल 2017 में 1 किलो गांजे की तस्करी करने का आरोप लगा था और उसे कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए साल 2018 में मौत की सजा सुनाई थी। उधर सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए भारतीय सेना ने नई साइबर यूनिट तैयार कर ली, जो सुरक्षा के साथ चीन और पाकिस्तान के साइबर अटैक का उसी की भाषा में जवाब देगी। यानी भारतीय सेना की ये यूनिट बिना गोली चलाए या बिना मिसाइल दागे दुश्मनों को सबक सिखाएगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की अध्यक्षता में पिछले हफ्ते हुए सैन्य कमांडरों के सम्मेलन के दौरान इस यूनिट को बनाने का फैसला लिया गया, जिसका नाम कमांड साइबर ऑपरेशंस एंड सपोर्ट विंग रखा गया। हालांकि पहले से ही भारतीय सेना की डिफेंस साइबर एजेंसी दुश्मनों की साइबर हमलों से निपटने के लिए काम कर रही थी। अब इस यूनिट के बनने से चीन और पाकिस्तान की तरफ से होने वाले बड़े साइबर अटैक का मुंहतोड़ जवाब तुरंत दिया जा सकेगा, क्योंकि जमीन पर हथियारों के साथ होने वाली जंग के साथ ही अब साइबर हमलों के जरिए दुश्मन को हराया जा सकता है। तकनीक के इस्तेमाल से सेना की नई यूनिट वो कर सकती है जो जंग के मैदान में लड़कर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस यूनिट में साइबर स्पेस के उन योद्धाओं को रखा गया है जिन्होंने सॉफ्टवेयर के जरिए नए साइबर टूल्स तैयार किए हैं, जो सेना के भीतर के कम्युनिकेशन सिस्टम को सुरक्षित रखेंगे और दुश्मन की साइबर घुसपैठ को रोकेंगे। इतना ही नहीं, इस विंग के साइबर योद्धा भारत के खिलाफ होने वाले किसी भी तरह के दुष्प्रचार को भी रोकेंगे और उनका जवाब देंगे। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना की ये यूनिट जम्मू कश्मीर, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में तैनात होंगी। भविष्य में होने वाली साइबर वॉर की तैयारियों को देखते हुए भारतीय सेना ने पिछले साल पहली बार 2 दिन का साइबर युद्धाभ्यास भी किया था। इस दौरान भारतीय सेना के साइबर योद्धाओं ने अपनी तकनीक और ताकत का प्रदर्शन किया था। इधर यूपी के प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में माफिया सरगना रिजवान अहमद के अवैध कब्जे वाली जमीन पर बुलडोजर चलाया गया है। हाई कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई और देखते ही देखते जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। अंदर बनाई गई सड़क को भी तोड़ा गया। इस दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस वाले तैनात रहे ताकि कोई हंगामा खड़ा न हो। अतीक के गुर्गों में शामिल नहीं था ये भूमाफिया रिजवान अहमद पर जबरन जमीन कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है और इसी मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने उसके खिलाफ कार्रवाई की। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निमो ऐप के जरिए कर्नाटक बीजेपी के 50 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है, जिसकी तैयारी के लिए पीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस के मुफ्त बिजली समेत दूसरे वादों पर भी तंज किया। कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, कांग्रेस मतलब भाई भतीजावाद की गारंटी। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनावों में मुफ्त बिजली, बेरोजगारी भत्ते समेत 4 वादे किए हैं जिन पर पीएम ने निशाना साधा। इस बीच रूस के मीडिया का दावा है कि यूक्रेन को चौंकाने के लिए पुतिन की सेना ने ग्लाइड बमों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वहां के मीडिया के मुताबिक पिछले हफ्ते रूस के एक फाइटर जेट से बेलग्रद शहर पर गलती से जो बम गिरा था वो ग्लाइड बम ही था, जिससे इतना जोरदार धमाका हुआ था कि सड़क फट गई और वहां कई फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। अब वही ग्लाइड बम रूस ने यूक्रेन की जंग में उतार दिया, जिसकी वजह से यूक्रेन के होश उड़ गए। रूस के मीडिया के मुताबिक पुतिन की सेना ने इस बम का इस्तेमाल पहले भी किया है। दावा यह है कि ग्लाइड बम अमेरिका के स्मार्ट बम की तरह ही काम करता है, जो अपने दुश्मनों का पता लगाकर उन्हें मार गिराने में सक्षम है। इस बम में ताकतवर पंख लगे होते हैं जो इसे अपने टारगेट तक पहुंचाने में मदद करते हैं, जो यूक्रेन को अमेरिका से मिले स्मार्ट बम का करारा जवाब दे सकेगा।
क्योंकि रूस के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन की सेना ने पिछले महीने यूक्रेन के सुमी में 11 ग्लाइड बमों का इस्तेमाल कर उसे खंडहर में बदल दिया था, जिसकी वजह से युद्ध की तस्वीर ही बदल गई। क्योंकि पश्चिमी देश यूक्रेन को ताकतवर हथियार देकर पुतिन की सेना को हराने में जुटे हैं, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि पुतिन के सैनिक भी पश्चिमी देशों के हथियारों से ज्यादा खतरनाक बम लेकर युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं। कहा जा रहा है कि ये बम रूस की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की ही तरह पलक झपकते ही जेलेंस्की की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। इसी वजह से रूस का रक्षा मंत्रालय भारी मात्रा में इन ग्लाइड बमों को हमले के लिए तैयार कर रहा है। उधर पुतिन की धमकियों से घबराकर नेटो देश रोमानिया ने तुर्की से 18 बायरख्तार TB2 ड्रोन खरीद लिए। यूक्रेन की मदद करने पर पुतिन यूरोप के दूसरे देशों की तरह रोमानिया को भी कई बार अंजाम भुगतने की चेतावनी दे चुके हैं, जिससे घबराकर रोमानिया इन दिनों बड़ी संख्या में हथियार खरीद रहा है। यूरोप के दूसरे देशों की तरह ही रोमानिया भी अपनी सुरक्षा और मजबूत करना चाहता है, जिसके लिए उसने सबसे ज्यादा तुर्की के घातक बायरख्तार TB2 ड्रोन पर भरोसा किया। ये वही ड्रोन है जिसने यूक्रेन के कई इलाकों में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने में जेलेंस्की की मदद की, जिसके बाद से ही पूरी दुनिया इसकी कायल है। तुर्की ये दावा करता है कि यूक्रेन जंग के बाद वो अब तक यूरोप समेत दुनिया के 28 देशों को बायरख्तार TB2 ड्रोन की सप्लाई कर चुका है। तुर्की का ये जंगी ड्रोन लगातार 30 घंटों तक उड़कर मुश्किल से मुश्किल मिशन को भी पूरा करने का दम रखता है। और इसी वजह से रोमानिया ने तुर्की के साथ इस ड्रोन को खरीदने के लिए पिछले साल ही बड़ी डील की थी, क्योंकि रोमानिया को डर है कि पुतिन आज नहीं तो कल उस पर भी हमला कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन तक ज्यादातर हथियार और गोला बारूद रोमानिया के रास्ते ही पहुंचाए जाते हैं, यानी काला सागर के किनारे बसा रोमानिया यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार है। इसी वजह से वो रूस की आंखों में चुभ रहा है, जिससे निपटने के लिए रोमानिया ने तुर्की के 18 बायरख्तार TB2 ड्रोन हासिल कर लिए। इस ड्रोन के लिए रोमानिया ने पिछले साल तुर्की के साथ $321 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 2600 करोड़ की डील की थी। इस ड्रोन के अलावा रोमानिया अमेरिका का खतरनाक F-35 लड़ाकू विमान भी खरीदने की तैयारी में है। इस बीच अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जीन कैरल नाम की एक पत्रकार ने रेप का आरोप लगा दिया और न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, यानी एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जीन कैरल के मामले में कोर्ट सुनवाई कर रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर लगे आरोप को झूठी कहानी बता दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक साल 1996 में जीन कैरल किसी काम से डोनाल्ड ट्रंप से मिली थी, लेकिन आरोप है कि तभी डोनाल्ड ट्रंप ने उनका रेप किया। अभी कुछ दिनों पहले ही डोनाल्ड ट्रंप जेल जाते जाते बचे थे। उन पर 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को चुप रहने के लिए पैसे देने का आरोप लगा था। इधर अतीक अहमद के बेटे उमर और अली के खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई। मुकदमा अतीक गैंग से जुड़े और उसके करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने दर्ज करवाया, जिस पर पहले से ही कई केस दर्ज हैं। मोहम्मद मुस्लिम ने प्रयागराज के खुलदाबाद थाने में FIR लिखवाई, जिसमें 15 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं देने पर अपहरण और जान से मारने की धमकी देने का जिक्र है। साथ ही 1.25 करोड़ की अवैध वसूली का भी आरोप लगाया गया। अतीक का बेटा उमर लखनऊ जेल जबकि अली प्रयागराज जेल में बंद है। उधर सूत्रों के मुताबिक उमेश पाल केस का फरार शूटर गुड्डू मुस्लिम नाम बदलकर छिप रहा है, जिसके लिए वो हिंदू नामों का सहारा ले रहा है। मतलब गुड्डू मुस्लिम एक हिंदू नाम के जरिए गुमराह करने में जुटा है ताकि पुलिस या यूपी STF की टीम उस तक न पहुंच पाए। सूत्रों के मुताबिक ओडिशा में आयुष चौधरी के नाम से गुड्डू मुस्लिम ने अपनी पहचान छिपाई थी। इससे पहले वो इसी नाम का इस्तेमाल कर कई बार खुद को लखनऊ में भी बचा चुका है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार अतीक गैंग के बमबाज गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम है। इस बीच ब्राजील में मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर बैन लगा दिया गया। वहां की एक अदालत ने बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को देखते हुए यह फैसला लिया और मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर आरोप लगाया गया कि उसने ब्राजील में चल रहे चरमपंथी और हिटलर की विचारधारा को समर्थन करने वाले संगठनों की जानकारी कोर्ट से साझा नहीं की। इसके साथ ही टेलीग्राम पर रोजाना $2 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, क्योंकि आरोप है कि नियो नाजी एक ऐसा समूह है जो कि हिटलर की विचारधारा का समर्थन करता है, जिसकी जानकारी टेलीग्राम ने कोर्ट से साझा नहीं की। इसलिए ब्राजील ने कार्रवाई करते हुए इस मैसेजिंग ऐप पर बैन लगा दिया। ब्राजील के ब्लूमेनाओ में 6 अप्रैल को एक आदमी ने एक डे केयर सेंटर में घुसकर 4 बच्चों पर कुल्हाड़ी से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। ब्राजील की पुलिस के मुताबिक वहां के नाजी संगठन के लोगों ने उसे उकसाने के लिए टेलीग्राम ऐप का ही इस्तेमाल किया था। उधर अमेरिका ने भी सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली। वहां बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जल्द ही कानून बनाया जाएगा, क्योंकि अमेरिका की सरकार को लगता है कि छोटे बच्चों की सेहत और दिमाग पर सोशल मीडिया का बुरा असर पड़ रहा है। इसके लिए अमेरिका की संसद में एक बिल पेश किया गया, जिसके जरिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए एक उम्र निर्धारित की गई। अगर ये बिल अमेरिका में कानून बन जाता है तो 13 साल से कम उम्र वाले बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। यही नहीं, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट भी नहीं बना पाएंगे। विज्ञापन के लिए कंपनियां 13 साल से कम उम्र के बच्चों की जानकारियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। हालांकि नए बिल के मुताबिक 13 साल से कम उम्र के बच्चे बिना अकाउंट बनाए सोशल मीडिया पर कंटेंट देख सकेंगे।
इधर नवजोत सिंह सिद्धू की Z+ सिक्योरिटी घटाने के मुद्दे पर हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया। यह नोटिस सिद्धू की याचिका पर भेजा गया, जिसमें उन्होंने अपनी Z+ सुरक्षा घटाए जाने को चुनौती दी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से 1 हफ्ते में जवाब मांगा। सरकार ने सिद्धू को Y+ सुरक्षा दी है, जबकि उन्होंने जान का खतरा बताते हुए Z+ सिक्योरिटी की मांग की। उधर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें करीब 11 गाड़ियां आपस में टकराकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए। किसी गाड़ी का अगला तो किसी का पिछला हिस्सा चकनाचूर हो गया। काले रंग की एक कार तो एक दूसरी कार के ऊपर चढ़ गई। इस हादसे में एक ट्रक भी गाड़ियों से टकरा गया, जिसके बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जैम हो गया। जानकारी मिलते ही वहां पहुंची पुलिस ने गाड़ियों को तुरंत हटाने का काम शुरू किया, साथ ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना से लड़ने के लिए पुतिन अपनी फौज में खूंखार और खतरनाक कैदियों की भर्ती कर रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि इस जंग में रूस के करीब 1.5 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं, जिससे पुतिन की फौज में सैनिकों की भारी कमी हो गई है। कुछ रोज पहले ही पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि जंग में जरूरी सुविधाएं नहीं मिलने की वजह से रूसी सैनिक बगावत पर उतर चुके हैं। यहाँ तक कि जंग के लंबा खिंचने से कई सैनिकों ने यूक्रेन में युद्ध लड़ने से भी इनकार कर दिया था। ऊपर से नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन के सैनिक रूसी फौज पर कहर बनकर टूट रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन युद्ध में रूस के करीब 1.5 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से पुतिन ने रूस की जेलों में बंद खतरनाक और खूंखार कैदियों की फौज में भर्ती शुरू कर दी, ताकि जंग के मैदान में उन्हें सैनिकों की कमी की समस्या का सामना न करना पड़े। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन यूक्रेन में जंग हारने के करीब पहुंच चुके हैं, जिससे उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि पिछले 14 महीनों से चल रही इस जंग में उन्हें मन मुताबिक कामयाबी नहीं मिली है। उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि यूक्रेन कुछ दिनों में उनकी सेना के आगे घुटने टेक देगा, लेकिन अमेरिका और नेटो के दूसरे देशों के दम पर जेलेंस्की की सेना न सिर्फ जंग में खड़ी है, बल्कि रूसी फौज पर करारा प्रहार भी कर रही है। यहां तक कि अमेरिका की शह पर जेलेंस्की ने पुतिन से क्राइमिया छीन लेने तक की हुंकार भर दी। मतलब यूक्रेन रूस के सामने किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। इसीलिए पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि पुतिन जंग हारने वाले हैं और ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में उनकी नाक कट जाएगी। और दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खतरनाक कैदियों को सेना में शामिल करने का फैसला कर लिया। पिछले साल पुतिन की प्राइवेट आर्मी के नाम से मशहूर वैगनर ग्रुप ने भी जेल में बंद कैदियों को अपने ग्रुप में शामिल किया था, जिसके लिए उन्हें 6 महीनों की सेवा के बाद कैद से आजाद करने का लालच दिया गया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि उस दौरान करीब 50,000 से ज्यादा कैदियों को वैगनर ग्रुप में शामिल किया गया था, जिन्हें बिना किसी ट्रेनिंग के ही जंग के मैदान में भेज दिया गया, जिसकी वजह से ज्यादातर कैदी युद्ध में मारे गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बड़ी संख्या में लड़ाकों की मौत के बाद वैगनर ग्रुप ने इसी साल फरवरी में कैदियों की भर्ती पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब पुतिन रूसी सेना में कैदियों की भर्ती कर रहे हैं, जिसके लिए बाकायदा जेलों में टीवी के जरिए कैदियों को मानसिक रूप से सेना में भर्ती होने और जंग लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। उधर ब्रिटेन के रक्षा राज्य मंत्री जेम्स हीपी ने दावा किया कि ब्रिटेन यूक्रेन को परमाणु हथियार भी भेज चुका है। पुतिन ब्रिटेन को लगातार ये चेतावनी दे रहे थे कि अगर उसने परमाणु हथियार भेजे तो अंजाम ठीक नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटेन ने यूक्रेन को परमाणु हथियार दे दिए और यह दिखा दिया कि वो पुतिन की धमकियों से डरने वाला नहीं है। ब्रिटेन के रक्षा राज्य मंत्री जेम्स हीपी ने दावा किया कि यूक्रेन की फौज को कई तरह के खतरनाक गोले भेजे गए, ताकि जेलेंस्की के सैनिक रूस के सामने किसी भी तरह से कमजोर ना पड़े। बताया गया कि ब्रिटेन ने कम क्षमता के यूरेनियम से लैस टैंक के गोले यूक्रेन को दिए, जिसके बाद पुतिन ने इसके लिए ब्रिटेन को सख्त चेतावनी दी, लेकिन ब्रिटेन उनकी धमकियों से नहीं डरा और उसने चैलेंजर 2 टैंक के लिए यूरेनियम से लैस और गोले भेज दिए। इतना ही नहीं, बताया गया कि ब्रिटेन ने अलग से भी कुछ यूरेनियम यूक्रेन को भेजे, ताकि वो जरूरत के हिसाब से उनका इस्तेमाल कर सके। यानी अगर यूक्रेन चाहे तो यूरेनियम से खतरनाक परमाणु बम भी तैयार कर सकता है, ऐसे बम जो रूसी सेना को बर्बाद कर सकते हैं। हालांकि यूक्रेन ब्रिटेन से मिले यूरेनियम का क्या इस्तेमाल कर रहा है इसका पता नहीं चल सका, लेकिन बताया गया कि ब्रिटेन ने यूरेनियम से लैस टैंक के जो गोले भेजे हैं वो रूसी फौज के लिए काल साबित हो रहे हैं, क्योंकि दावा है कि इन गोलों में इतनी ताकत है कि ये आधुनिक टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को भी पलक झपकते ही तबाह कर सकते हैं। यानी ब्रिटेन ने रूसी सेना की मुश्किलें बढ़ा दी। ब्रिटेन यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही पुतिन के लिए परेशानी खड़ा करता आया है। उसने अब तक जेलेंस्की की सेना को कई तरह के खतरनाक हथियार दिए हैं, जिनके दम पर वो रूस को मुंहतोड़ जवाब देने में कामयाब हो पाई है। लेकिन अब जब बात परमाणु हथियारों तक पहुंच गई तो खबर है कि पुतिन का गुस्सा भी भड़क गया, क्योंकि उन्हें पता है कि ये गोले उनके सैनिकों के लिए मौत लेकर आएंगे। असल में पिछले महीने ही पुतिन ने बेलारूस में परमाणु हथियारों को तैनात करने की बात कही थी। बताया गया कि इसीलिए यूक्रेन भी अब हर तरीके से रूस से निपटने के लिए तैयार रहना चाहता है। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक के ससुर के घर हुई छापेमारी में पुलिस को एक डायरी मिली, जिसमें अतीक से जुड़े कई कारोबारियों और मददगारों के नाम हैं।
और सूत्रों के मुताबिक इस डायरी में अतीक के काले कारोबार और अपराध का पूरा चिट्ठा है। हर उस कंपनी का जिक्र है जिसके जरिए अतीक ने अवैध तरीके से दौलत जुटाई। इसमें गुजरात, राजस्थान, मुंबई, मध्य प्रदेश और दिल्ली में मौजूद अतीक की बेनामी कंपनियों का जिक्र है। इसके अलावा उसके रियल एस्टेट और होटल के कारोबार से जुड़े लोगों की भी जानकारी लिखी है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि अतीक और अशरफ केस के आरोपियों से जेल में फिर पूछताछ हुई, जिसके लिए यूपी एसटीएफ की एक टीम देर रात प्रतापगढ़ जेल पहुंची, जहां सनी, लवलेश और अरुण मौर्य बंद हैं। सूत्रों के मुताबिक जेल में यूपी एसटीएफ ने तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की, जो 5 घंटे तक चली, जिसमें तीनों ने एक बार फिर बड़ा डॉन बनने के लिए अतीक और अशरफ की हत्या की बात कही। जेल के अंदर तीनों से पूछताछ करने के लिए आगे भी यूपी एसटीएफ की टीम जा सकती है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि फ्रांस ने यूक्रेन की उम्मीदों को करारा झटका दे दिया। असल में जेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से बेलारूस के डिजिटल नक्शे की मांग की थी, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि रूस ने अपनी परमाणु मिसाइलों को बेलारूस में तैनात कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ महीने पहले पुतिन ने इस बात का ऐलान किया था कि अगर परमाणु हमला करना पड़ा तो बेलारूस उनकी सेना के लिए लॉन्च पैड होगा। और इसी बात से डरे जेलेंस्की फ्रांस से बेलारूस का डिजिटल नक्शा मांग रहे थे, ताकि वो बेलारूस में मौजूद रूस के परमाणु ठिकानों को ढूंढकर तबाह कर सकें। पर फ्रांस ने उन्हें ये कहते हुए मना कर दिया कि अगर उन्होंने इसकी कोशिश की तो ये बेलारूस में फ्रांस की घुसपैठ मानी जाएगी, क्योंकि अगर फ्रांस को बेलारूस का डिजिटल नक्शा चाहिए तो उसे बेलारूस के ऊपर अपने लड़ाकू विमान या फिर ड्रोन तैनात करने होंगे, जो बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हुए बेलारूस के चप्पे चप्पे की तस्वीरें और वीडियो फ्रांस तक पहुंचाएंगे। और तभी इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि रूस ने परमाणु मिसाइलें कहां छिपाई हैं। और मैक्रो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर उन्होंने ये गलती की तो उन्हें बेलारूस नहीं बल्कि सीधा रूस का सामना करना पड़ेगा। मतलब उन पर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको नहीं बल्कि पुतिन वार करेंगे। यही वजह है कि फ्रांस ने यूक्रेन की मदद करने से मना कर दिया। मैक्रों ने दावा किया कि वो यूक्रेन की रक्षा के लिए उसके साथ खड़े हैं, पर किसी और देश में घुसपैठ के लिए वो कतई तैयार नहीं। इधर खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले की साजिश तेलंगाना के कमांडरों ने रची थी। एक दिन पहले वहां हुए हमले में 10 जवान शहीद हो गए थे। और सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में इस हमले का कनेक्शन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से जुड़ने का पता चला, जिसके पीछे मोपल्ला लक्ष्मण राव, नंबला केशव राव, मल्लुजुला वेणुगोपाल और कटकम सुदर्शन नाम के नक्सल कमांडर हैं, जो दंडकारण्य जोनल कमेटी से जुड़े हैं और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा के पास एक्टिव हैं। ये वो नक्सल कमांडर है जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ में घुसकर इस पूरे हमले की साजिश रची थी। और सूत्रों के मुताबिक उन्हीं के इशारे पर इस साल हुए सबसे बड़े नक्सली हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें ताकतवर बम का इस्तेमाल हुआ ताकि नुकसान ज्यादा हो। उधर गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन सिंह को करीब 15 साल बाद जेल से रिहा कर दिया गया। वो बिहार के गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में सहरसा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। लेकिन जेल के नियमों में हुए बदलाव के बाद आनंद मोहन को हमेशा के लिए रिहाई मिल गई। 10 अप्रैल 2023 को बिहार सरकार ने जेल नियमों में बदलाव किया था और इसी से आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हुआ और फिर उसे सुबह 3 बजे ही जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके खिलाफ डीएम जी कृष्णैया के परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। ये गलत है, बहुत गलत है। ऐसा केसेस को एनकरेज नहीं करना चाहिए। वहीं आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने अपने पति को निर्दोष बताया। 15 साल एक निर्दोष है, जिस तरह से जो भी था कोर्ट का आदेश। गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की 1994 में हत्या कर दी गई थी और इसी मामले में आनंद मोहन को सजा हुई थी। इस बीच चीन की तरफ से लगातार मिल रही धमकियों के बावजूद ताइवान ने मिलिट्री ड्रिल करने का ऐलान कर दिया। आशंका जताई जा रही थी कि चीन की चेतावनी के बाद ताइवान अपनी सालाना मिलिट्री ड्रिल रद्द कर देगा, पर उसने ये ऐलान कर दिया कि वो चीन की गीदड़ भपकियों से डरने वाला नहीं है। ताइवान की मिलिट्री के मुताबिक उसकी ये ड्रिल 2 हिस्सों में होगी, जिसमें 15 से 19 मई तक जवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर 24 से 28 मई तक ताइवान अपने खतरनाक हथियारों को परखेगा। और माना जा रहा है कि ताइवान का ये शक्ति प्रदर्शन आसपास के द्वीपों पर भी होगा, क्योंकि ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिका दौरे के बाद से ही चीन बुरी तरह चिढ़ा हुआ है, जिसके बाद उसने ताइवान पर दबाव बनाने के लिए उसके आसपास के द्वीपों पर अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी थी। लेकिन ताइवान इससे बेखौफ अगले महीने एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल करने जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि वो इसके जरिए चीन को ये संदेश देने की कोशिश करेगा कि अगर जंग होने की नौबत आई तो वो इसके लिए भी तैयार है और उसने अपनी तरफ से इसके लिए कमर भी कस ली है। ऐसा माना जा रहा है कि ताइवान इस ड्रिल के जरिए उन हथियारों की नुमाइश भी कर सकता है जिनका ऑर्डर उसने अमेरिकी कंपनियों को दिया है। एक दिन पहले ही पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि ताइवान ने अमेरिका से घातक हथियारों की डिमांड की है, जिन्हें वो आसपास के कई द्वीपों में तैनात कर सकता है। इसलिए माना जा रहा है कि ताइवान अपने इस शक्ति प्रदर्शन में अमेरिकी हथियारों की ताकत भी दिखा सकता है, जिसके जरिए वो ये संदेश दे सके कि चीन के खिलाफ लड़ाई में वो अकेला नहीं बल्कि उसके साथ अमेरिका भी कदम कदम पर खड़ा है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ब्रिटेन में मैंडरिन भाषा सिखाने वाले संस्थानों की सरकारी फंडिंग बंद होगी,
मैंडरिन चीन में बोली जाने वाली भाषा है और ब्रिटेन के कई संस्थानों में इसकी पढ़ाई होती है, जिसके लिए उन संस्थानों को हर साल ब्रिटेन की सरकार से 27 लाख पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 275 करोड़ का फंड मिलता है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अब तय किया है कि वो ब्रिटेन में चीन की भाषा सिखाने वाले संस्थानों की फंडिंग बंद करवाएंगे और बहुत जल्द इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। दावा है कि ब्रिटेन में चीनी भाषा सिखाने वाले कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि इनकी फंडिंग रोकने का ऐलान होगा, क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का मानना है कि मैंडरिन के जरिए चीन ने ब्रिटेन की शिक्षा व्यवस्था में घुसपैठ की। पिछले साल प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ते समय अपने प्रचार अभियान के दौरान भी उन्होंने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था और अब वो इस पर बड़ा फैसला करने वाले हैं। लेकिन अगर उनकी सरकार चीन की भाषा मैंडरिन सिखाने वाले संस्थानों के फंड रोकने का फैसला लेती है तो ब्रिटेन और चीन में तनाव बढ़ेगा, क्योंकि कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट की 30 शाखाएं हैं जो पूरे ब्रिटेन के अलग अलग विश्वविद्यालयों से जुड़ी हैं। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक चीन के होते हैं जो चीनी भाषा और संस्कृति की शिक्षा देते हैं। लेकिन ऋषि सुनक के फैसले से एक झटके में उन्हें मिलने वाली मोटी रकम बंद हो जाएगी, क्योंकि ब्रिटेन सरकार को लगता है कि कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट उनकी हायर एजुकेशन और संस्कृति में दखल बढ़ा रहे हैं। इसी वजह से उन्हें मिलने वाले सरकारी फंड को बंद किया जाना चाहिए। इधर निकाय चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को 10 पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश में 4 मई को निकाय चुनाव होने और इसी वजह से मुजफ्फरनगर की पुलिस भी पूरी सतर्कता बरत रही है। पुलिस के मुताबिक शहर में चेकिंग के दौरान हथियारों की सप्लाई करने जा रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 पिस्टल 32 बोर की है, 1 पिस्टल 9 mm की है। बताया गया कि ये शातिर हथियार तस्कर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई इलाकों में हथियारों की सप्लाई करते थे। उधर चीन से बढ़ते तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया घर में ही गाइडेड मिसाइलें बनाएगा। बताया गया कि यूक्रेन जंग से सबक लेते हुए ऑस्ट्रेलिया ने यह फैसला लिया ताकि अगर चीन उसे आंखें दिखाने की कोशिश करे तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया गाइडेड मिसाइलों को बनाने की तैयारी में जुट गया। ऑस्ट्रेलिया अगले 2 साल में लंबी दूरी तक दुश्मन को ढेर करने वाली गाइडेड मिसाइलों को बनाने पर काम करेगा, क्योंकि गाइडेड मिसाइलों में सेंसर लगा होता है और ये जीपीएस से भी लैस होती हैं। यानी अगर एक बार इससे दुश्मन पर निशाना साध दिया गया तो उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यही वजह है कि गाइडेड मिसाइलों को बेहद खतरनाक माना जाता है। ये इतनी तेजी से अपने टारगेट को तबाह करती हैं कि उसे हिलने तक का मौका नहीं मिल पाता। यानी अगर ऑस्ट्रेलिया ने इन्हें घर में ही बनाना शुरू कर दिया तो चीन की हेकड़ी निकल जाएगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया लंबी दूरी तक हमले करने में सक्षम कुछ खतरनाक मिसाइलें दूसरे देशों से भी खरीदेगा, ताकि दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी को कम किया जा सके। चीन लगातार ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और फिलीपींस जैसे देशों को धमका रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया चीन की धमकियों को हल्के में लेने की भूल नहीं करना चाहता। इसीलिए उसने अपनी सेना को और ज्यादा ताकतवर बनाने पर काम शुरू कर दिया। हर दाने पर मोहर लगी है, किसने किसका खाया रे। हर दाने पर मोहर लगी है, किसने किसका खाया रे, फिर भी उसका हक बनता है जिसने इसे उगाया रे। 100 बात की एक बात कही घनश्याम ने, ब्रह्म सत्य है केवल, बाकी जग का सब जग मिथ्या है। ब्रह्म स्वरूप जीव को हर पल नचा रही है माया रे। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।